हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम चीज सीखेंगे कि कैसे किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर आंसर आता है। दूसरी बात हम सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे आंसर स्केलर आता है। और तीसरी चीज वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आएगा? वेक्टर आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों, कोई हमें स्केलर क्वांटिटी दी है और इसको अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर मेरा वेक्टर आ रहा है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास वेक्टर ए है जो कि है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसको अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सपोज n इज इक्वल टू 2, तो ये क्या होगा आंसर इसका? 2a कैप इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये क्या आएगा? ये आएगा उसका आंसर। ठीक है, ये कब आता है? जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर ऑलवेज वेक्टर आ रहा है, ऑलवेज वेक्टर। ठीक, बहुत इजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। अब देखते हैं, मान लो अगर मेरे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी दी है, वेक्टर क्वांटिटी दी है और उसको मैं अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर स्केलर आ रहा है। और दूसरी अब चीज, अगर मैं किसी वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर वेक्टर आ रहा है। ठीक, अब देखो बच्चों, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 6 आता है, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 आता है। ये हम कैलकुलेटर से कर ले, सिंपल मैथमेटिक्स कर ले तो सिंपल मैथमेटिक्स स्केलर के साथ ये चीजें होती है। लेकिन मैथ्स में या फिर फिजिक्स में या वेक्टर में अगर ये डॉट या क्रॉस, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर डॉट लिख देता हूं दो वेक्टर के बीच में तो मतलब क्या हो रहा है? मैं वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं लेकिन आंसर स्केलर आ रहा है। अगर मैं यहां पर क्रॉस लिख देता हूं दो वेक्टर के बीच में, इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। इसको बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको क्या कहता है? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और इसको क्या कहता है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है यहां पर डॉट से दिखाया जाता है और आंसर हमें स्केलर मिलता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और डॉट लिखा जाता है इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यहां पर जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और बीच में क्रॉस यूज कर रहा हूं इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। और आंसर हमारा वेक्टर आ रहा है इसलिए इसको क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम जो सीखने वाले हैं ये चीज सीखने वाले हैं, वेक्टर डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहां पर डॉट लिखूंगा और ये इसका आंसर क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी
इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पर देखो बच्चों, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। वर्क डन तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में। वर्क डन हमने क्या पढ़ा था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर भी हमने पढ़ा था। पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी हमारा टाइम आ गया है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा चेंज करें। अब हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और यहां पर लिखेंगे फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। ठीक, हमने यहां पर क्या लिखा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये कब पढ़ा था हमने? 9th में पढ़ा था, ये भी 9th में पढ़ा था। अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और यहां पर क्या पढ़ना है? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा। अब ये बच्चों कॉस थीटा जो आ गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और हमने ये कॉस थीटा क्यों यूज किया, ये अब हम देखेंगे। राइट, ये अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक के ऊपर मैंने एक फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का। इस ब्लॉक के ऊपर क्या किया? मैंने एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिसके कारण यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 मीटर का। अगर मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये यहां पर तो सही आंसर दे देगा, है ना? 10 इंटू 10 100 जूल। अगर मैं यूज करता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो क्या आएगा? फोर्स क्या है? मान लो ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है और फोर्स भी दूसरा वेक्टर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का। फोर्स कैसा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 10, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो यहां पर हमें आंसर मिलेगा 100 जूल का। ठीक, अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं ऊपर से 10 न्यूटन का। अब यहां पर कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब यहां पर एक जो फोर्स है वेक्टर बी मान लो या वेक्टर एफ मान लो, ये नीचे की साइड में है और डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, वो मान लो अगर 0 है और ये वेक्टर इस साइड में डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा? 0 होगा, है ना? 0 जूल होगा। क्यों? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा यहां पर कितना है? 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट 0 है। यहां पर दो क्वांटिटीज कैसी है? 0 है। तो ऑब्वियसली वर्क डन कैसा आएगा? 0 आ जाएगा। अब इसका और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक साइकिल है। मेरे पास एक साइकिल है, ये मैंने साइकिल बना ली। और मैं इस साइकिल से जा रहा था। मेरा एक दोस्त मुझे मिल गया, वो बोला कि तेरी साइकिल बहुत अच्छी है, मुझे एक बार राइड दे। मैंने उसको साइकिल पर बिठा दिया।
अब उसको साइकिल चलानी नहीं आती थी। उसने क्या कहा, वो साइकिल पे बैठ गया, उसने क्या कहा कि भैया एक काम कर, तू साइकिल को पीछे से धक्का मार। तो मैंने साइकिल को धक्का मारना चालू कर दिया और मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, और साइकिल का डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लो 10 मीटर। तो यहां पर मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हुआ, तो मैंने वर्क डन कितना किया, वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 100 जूल का मैंने वर्क डन किया। उसने मुझे कहा कि भैया तूने 100 जूल का वर्क किया, उसके ज्यादा मैंने 5000 जूल का वर्क कर दिया। अब इसने पाइडल को कुछ भी नहीं मारा था, ये तो बस बैठा रहा और डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर भी इसने कहा कि मैंने वर्क डन किया 5000 जूल का। तो उसके पीछे इसने क्या लॉजिक लगाया, बोले मेरा मास है 50 केजी, मेरा मास है 50 केजी, और ग्रेविटी नीचे के साइड में लग रही जी है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा वेट कितना हो गया, मेरा वेट हो गया 500 न्यूटन, और वेट भी तो एक फोर्स है जो कि नीचे के साइड में जा रहा हूं, और डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। तो टोटल वर्क डन मैंने कितना किया, टोटल वर्क डन मैंने किया 5000 जूल का। भाई तूने तो 100 जूल का वर्क किया, मैंने लेकिन 5000 जूल का वर्क किया, उसका क्या। अब हालांकि उसने वर्क डन कुछ भी नहीं किया था। तो यहां पर हमारी कहानी शुरू होती है कॉस्ट की। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, इसका फोर्स भी है, तो हम ये कह रहा है कि वर्क डन इसने क्या किया, 5000 जूल का किया। यहां पर वर्क डन जो है ये फॉर्मूला यूज होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में है और फोर्स नीचे के साइड में है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ऑटोमेटिकली ये cos 90 हो जाएगा 0। तो वर्क डन इसका ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हम यहां पर cos थीटा लगाते हैं, इसी चीज के लिए हम यहां पर cos थीटा लगाते हैं। आई बात समझ में। हम फॉर्मूला जो है हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B को इस तरह से क्यों लिखते हैं, ठीक, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये 9th में पढ़ लिया था इसने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये इसी चीज के ऊपर लगा। हमने 11th 12th में पढ़ लिया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, तो हमने सही तरीके से निकाल दिया, ठीक। अब यहां पर देखते हैं बच्चों, ये जो कॉस थीटा है इसकी बातें आता है। एंगल को किस तरह से मेजर करना है, एंगल जो कि है थीटा। मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब हमको कहा गया है वेक्टर A डॉट वेक्टर B को करो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इनटू कॉस थीटा। अब जो बच्चों इस दोनों के बीच में एंगल हम गिनेंगे ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। और एक मजे की बात, सबसे छोटा एंगल हम गिनते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये क्या है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गए A से B की तरफ, जो पहले क्वांटिटी लिखी है वहां से हम एंगल मेजर करना चालू करेंगे। अब यहां पर अगर लिखा है वेक्टर B डॉट वेक्टर A, तो क्या आएगा, इस तरह से फॉर्मूला आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर देखो बच्चों, B से A एंटी क्लॉकवाइज जाना है। अगर ये थीटा है तो ये कैसा होगा, 360 माइनस थीटा, ठीक। ये अगर थीटा है तो ये कैसा होगा, 360 माइनस थीटा। तो हमें पता है cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। और ये तो बच्चों मैग्नीट्यूड है,
ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं cos थीटा की जगह पे 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू इंटू कॉस थीटा। अब दोनों एक ही मिल गए, तो हम ऐसा कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए निकल के सामने आता। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम देखते हैं, अगर मान लो थीटा 0 हो, थीटा 90 हो और थीटा 180 हो तो क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा? कॉस 0 1 होता है, हम ऐसा बोलेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी। ये मैग्नीट्यूड दर्शा रहा है। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो कॉस 180 कितना होता है? -1 होता है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। ठीक, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है और cos 90 कैसा होता है? 0 होता है, तो ये हमें आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक, अब देखने हैं बच्चों कार्टेशियन फॉर्म, है ना। कार्टेशियन फॉर्म में स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, आप क्या देखेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल, अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। ठीक, अब देखिए बच्चों, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री का, तो ये मॉड ऑफ आई कैप कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1 है। जे कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 90 कितना है? 0 हो जाएगा, तो आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा 0। उसी तरह से हम बोल सकते हैं जे कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 0। सेम हम जे कैप डॉट के कैप से कर सकते हैं, ये भी 0 आएगा, इज इक्वल टू के कैप डॉट जे कैप। उसी तरह से आई कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे आई कैप डॉट आई कैप, ये क्या होता है? अब दोनों ही यानी क्या होता है? आई कैप के साथ आई कैप को ही हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, यानी आई कैप को अगर मैं आई कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। उसी तरह से अगर आई जे कैप को मैं जे कैप के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर 1 आएगा, और के कैप को के कैप से के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, आंसर 1 आएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं।
मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप। मुझे पूछा गया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू आंसर निकालिए। तो मैं क्या करूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप मल्टीप्लाइड बाय 3i कैप प्लस 4j कैप। 2i कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। 6i कैप इंटू i कैप प्लस 8i कैप इंटू j कैप प्लस 3j कैप इंटू i कैप प्लस 12j कैप इंटू j कैप। i कैप इंटू i कैप 1 अभी हमने पढ़ा था तो ये 6 आ जाएगा प्लस i कैप इंटू g कैप 0 प्लस 3j कैप इंटू i कैप 0 प्लस 12j कैप इंटू j कैप 1। ठीक है, तो आंसर कितना है अपना 18। आंसर कितना है 18। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। अब एक नई प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। मान लो मेरे पास वेक्टर ए है और उसी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर आएगा वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री का है तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर या फिर इसको ए स्क्वायर बोल देंगे। यानी उसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आंसर कैसा मिलेगा ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, ओके। और एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये आ जाएगी। ठीक, इसको बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, मान लो मेरे पास वेक्टर ए है 2i कैप प्लस 3j कैप और वेक्टर बी है 3i कैप प्लस 4j कैप और वेक्टर सी है i कैप प्लस j कैप। तो मैं पहले ये कर रहा हूं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक, अब यहां पर वेक्टर बी और वेक्टर सी को मैं ऐड करूंगा। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये क्या आएगा 4i कैप प्लस 5j कैप आएगा। ठीक, और उसको अगर मैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कर देता हूं तो ये क्या आएगा वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप मल्टीप्लाइड बाय 4i कैप प्लस 5j कैप। अब मैं डायरेक्टली इसको एक कर देता हूं कि i कैप को i कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आएगा 8i कैप प्लस 15j कैप। आंसर क्या मिला 8i कैप प्लस 15j कैप। ठीक, सॉरी, आंसर क्या मिला मुझे 8 प्लस 15, आंसर क्या है 23। अब यहां पर देख लेता हूं मैं बच्चों वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसको कर देता हूं। वेक्टर ए क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप और ये क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको अगर मैं सिंपली सॉल्व कर देता हूं तो ये क्या आएगा 6 प्लस 12 18। ठीक, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी को अगर हम देखेंगे तो ये क्या आएगा 2 प्लस 3
5, तो ये आंसर कितना आ गया 23। तो इसका भी आंसर 23 आ रहा है और इसका भी आंसर 23 आ रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं a डॉट ब्रैकेट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, अभी इसमें और एक चीज देखनी है। आपने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला देखा होगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला निकाला था रिजल्टेंट के। इसके लिए हमें क्या दिया था? वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B दिया था। तो सिंपली हम सेम चीज कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट को मिला के। ये चीज हम प्रूव कर सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट को मिला के, है ना। तो मेरे पास है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B। मैं और एक ले लेता हूं वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अगर दोनों को मैं वेक्टर R डॉट वेक्टर R करूं तो क्या आएगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक, तो यहां पर R डॉट R क्या आ जाएगा? R इंटू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, तो ये क्या आएगा? A प्लस B प्लस B A प्लस B आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया? R स्क्वायर आ गया। इसको अगर हम देखते हैं तो ये क्या आएगा? A डॉट A इंटू कॉस थीटा प्लस A डॉट B इंटू कॉस थीटा प्लस A डॉट B इंटू कॉस थीटा प्लस B डॉट B इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, यहां पर ये आ गया, यहां पर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो आर क्या मिल गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया? ओके, अभी इसकी और एक चीज देख लेते हैं, वो क्या होती है। तो हमें फॉर्मूला पता चल गया। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू क्या आएगा? ये हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक, अगर मुझे कोई क्वेश्चन किया है इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, देन फाइंड एंगल बिटवीन देम, यानी दोनों के बीच में एंगल फाइंड करिए। ठीक है, अब हम देखेंगे वेक्टर A डॉट वेक्टर B को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो वो क्या आएगा? वेक्टर A डॉट वेक्टर B 6 प्लस 4 इंटू 3 12, तो ये क्या आ गया? 18। अभी यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A किस तरह से निकालते हैं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर
3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5 आ गया। हमें पता है ए का अगर ए दिया है यहाँ पर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसको अगर ax निकालना है इसका सॉरी ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर ए दिया है मान लो वेक्टर ए दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इस फॉर्मूले से इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 5। ठीक, ये क्या है? ax है और ये क्या है? ay है। ठीक, इस तरह से हमने यहां पर निकाला a का मैग्नीट्यूड 5। अब b का निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 कितना आया? 13। ये क्या आया? रूट 13। तो हमें मॉड ऑफ ए भी मिल गई है, मॉड ऑफ बी भी मिल गई है और ए बी की वैल्यू भी मिल गई है। तो ये क्या होगा? 18/5 इंटू रूट 13। तो ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है। ठीक, इसमें कोई डाउट है? अभी हम देखते हैं, एक एग्जांपल लगाते हैं। मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, and vector A is given to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap, and vector B is given 2i cap plus 3j cap plus alpha k cap. Find वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक, इस तरह से निकालना है। अभी हम पता है अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दोनों भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसा आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अभी हम यहां पर देखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 आ रहा है, और इनके मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो ये क्या आएगा? 6 प्लस 12 प्लस 5 अल्फा। ठीक है, इसकी वैल्यू जो आनी है, ये वैल्यू आनी चाहिए 0। ठीक, 6 प्लस 12 18 प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0, 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 18, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 18/5। तो यहां पर अगर अल्फा माइनस 18/5 होता तो हमारा ये जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 आ जाता। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।